नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये घटना चक्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले भाग का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी वाले चैप्टर की, यानी कि इस बुक के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस बुक के चैप्टर नंबर 2 से हमने कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर लिए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए तो कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे ऊर्जा के प्रवाह, पोषण के स्तर, पिरामिड आदि अन्य विभिन्न टॉपिकों के बारे में। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करें। उसके पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, पोषण स्तर क्या होता है। पोषण स्तर के बारे में हमने पहले ही पिछले टॉपिक में इस बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। खाद्य श्रृंखला वाला जो हमारा भाग था, वहाँ पर इस बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऊर्जा के प्रवाह और पिरामिड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊर्जा के प्रवाह का एक 10% नियम होता है। ठीक है, इसके तहत होता क्या है कि जितना भी कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई भी जीव जितनी भी ऊर्जा कंज्यूम कर लेता है, मान लीजिए कि यह एक बकरा है, बकरे ने 100 यूनिट ऊर्जा अगर कंज्यूम की है, तो यह अपने आगे के शीर्ष स्तर में कितने प्रतिशत भाग की ऊर्जा, कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकियों में ऊर्जा के प्रवाह का नियम। तो कितने प्रतिशत करेगा, तो कुल ऊर्जा का 10%, यानी 100 का 10% जो है वह अगले स्तर पर जाएगा। फिर इसके अगले स्तर पर कितना जाएगा, तो इसके अगले स्तर पर जाएगा कुल ऊर्जा का 10%, यानी कि 1%। और फिर बाद इसके ऊपर कितना जाएगा, तो इसके ऊपर 0.01% जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या समझ में आया? बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रेम से इस चीज़ को समझिएगा कि जो ऊर्जा के प्रवाह का यह जो पिरामिड होता है, यह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, पिरामिड एक इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का, एक सीधा पिरामिड और एक पिरामिड होता है उल्टा। सीधा पिरामिड हमेशा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव और सदैव सीधा पिरामिड होता है। ठीक है, निम्न स्तर पर वह प्राणी होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा संचित होती है, उसके ऊपर उनसे कम वाले, उसके ऊपर उनसे कम, और उसके ऊपर सबसे कम संचित ऊर्जा वाले जीव होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा, जो स्वपोषी होते हैं, प्राथमिक स्तर पर के, जो प्राथमिक पोषण स्तर पे जो जीव होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, वह निम्न स्तर पर आते हैं, यानी कि इनमें ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होगी। इसके बाद इनके ऊपर वाले, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा की दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा होगी। तीसरे नंबर पर वह आएंगे जो द्वितीय स्तर के उपभोक्ता होंगे, और चौथे नंबर पर वह आएंगे जो शीर्ष उपभोक्ता, यानी कि तृतीय स्तर के उपभोक्ता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना हो तो वही पिछले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग, जैसे कि घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा दूसरे नंबर पर चला गया। टिड्डे को खाएगा मेढक, मेढक तीसरे नंबर पर चला गया। और मेढक को खाएगा सांप, सांप चला गया शीर्ष स्तर पर। तो सर्वाधिक कम ऊर्जा किसके अंदर होगी? सर्वाधिक कम ऊर्जा सांप के अंदर, और सर्वाधिक अधिक ऊर्जा या सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा किसके अंदर होगी? घास के अंदर। ठीक है, बस इतना जानिए कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में उसका ट्रांसफ़र होता है ऊपर की तरफ, जबकि जो पोषण चक्र होता है वह जो है चक्रित होता है। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा समझिए कि अब जैसे कि सर्प ने खा लिया आपके मेढक को। ठीक है, अब यह सर्प बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो डिकम्पोज़र जो होते हैं, जो अपघटक होते हैं, वह इसको अपघटित कर देंगे। उसके बाद यह पुनः वापस से आकर के घास के लिए काम करेगा, खाद्य पदार्थों का। ठीक है, एकदम नॉन टेक्निकल भाषा में समझा रहा हूँ। खाद्य घास के लिए नॉन टेक्निकल क्या कहते हैं, घास के लिए जो है यह काम करेगा उसके पोषण का। यानी कि जो पोषण का चक्र है वह चक्रीय होता है, ऊपर से नीचे जाता है, फिर नीचे से ऊपर आता है, फिर ऊपर से नीचे, और फिर नीचे से ऊपर। मतलब यह एक सदैव चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है। जबकि जो ऊर्जा का प्रवाह है वह मात्र और मात्र एक दिशा की तरफ ही होता है। ठीक है, 10% नियम बोला जाता है इसको, ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम। इसी के साथ यहीं पर और जान लीजिए कि एक पिरामिड वाला यह भाग आएगा। ठीक है, और प्रश्न आएगा शायद अभी इसमें। ठीक है, पिरामिड क्या होता है? देखिए, 2 तरीके के पिरामिड होते हैं। ठीक है,
दो प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड बनाए जाते हैं। ऊर्जा के प्रवाह का यूं कोई पिरामिड नहीं होता है, उसको सामान्य भाषा में एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया, कभी प्रश्न पूछ लिया तो आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, एक ऊर्जा पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड होता है, एक संख्या पिरामिड होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर के प्रजातियों की संख्या सकल बायोमास यानी कि जैव भार, बायोमास यानी कि जैव भार और ऊर्जा की सुलभता में किस तरीके का ह्रास होता है या जिस तरीके की भी कमियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है संख्या पिरामिड, जिसमें जीवों की संख्या गिनी जाती है। दूसरा होता है बायोमास यानी कि जैव भार पिरामिड, जिसमें जीवों के कुल सकल भार को गिना जाता है। और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड, जिसके बारे में अभी अभी हमने देखा। ठीक है, अब ऊर्जा पिरामिड हमारा चौथा नंबर वाला पॉइंट जो है वह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिलहाल हम देखेंगे जैव और संख्या पिरामिड को। तो संख्या पिरामिड, ठीक है, इसमें क्या, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या के आधार पर इस संख्या पिरामिड को जीवों की बढ़ती संख्या के आधार पर बनाया जाएगा। जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वह नीचे होंगे, जिनकी संख्या कम होगी वह ऊपर चले जाएंगे। घटता हुआ रहेगा ना, ऊपर कम हो रहा है, नीचे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगल में या त्रिभुज में इसी तरीके की प्रक्रिया होती है ना, धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और शीर्ष की तरफ कम होता जाता है त्रिभुज। ठीक है, तो अब बताइए कि घास स्थल का संख्या पिरामिड किस प्रकार का बनेगा। घास स्थल में सर्वाधिक मात्रा में घास या पेड़ पौधे या उत्पादक होते हैं। इसके बाद इन पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी प्राणी होते हैं। इसके बाद इन पर निर्भर रहने वाले द्वितीय मांसभक्षी होते हैं और फिर शीर्ष पर होते हैं शीर्ष मांसभक्षी। यानी कि जो घास स्थल का पिरामिड बनेगा वह बनेगा सीधा। ठीक है, क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादक है वहाँ पर उनकी संख्या जो है निम्न ज़्यादा होती है और जो शीर्ष मांसभक्षी होते हैं उनकी संख्या जो है वह कम होती है। ठीक है, इसी प्रकार से तालाब का संख्या पिरामिड किस प्रकार का बनेगा बताइए। देखिए, तालाब का संख्या पिरामिड भी सीधे ही बनता है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राथमिक उत्पादक होता है वह भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके बाद शाकाहारी प्राणियों की संख्या होती है। इसके बाद जो है द्वितीय स्तर के जो मांसभक्षी होते हैं उनकी संख्या, फिर जो तृतीय स्तर के मांसभक्षी होते हैं उनकी संख्या होती है। ठीक है, यानी कि तालाब और घास स्थल दोनों का ही संख्या पिरामिड सीधे बनता है। जबकि अब बात करते हैं एक अन्य अपवाद के बारे में। ठीक है, उल्टा पिरामिड किसका बनता है अगर हम बात करें संख्या पिरामिड के आधार पर। तो देखिए, वन का जो पिरामिड बनता है, वन स्थलों का जो पिरामिड बनता है संख्या पिरामिड, वह हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, क्यों बताइए। क्योंकि वनों में वृक्ष काफ़ी बड़े होते हैं तो उनकी संख्या भी कम होती है, उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वृक्ष पर रहने वाले शाकाहारी प्राणी यानी कि चिड़िया, पक्षी, ये सब जो है वह ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बाद इनका नंबर आ जाएगा। अब इन पक्षियों पर निर्भर रहने वाले परजीवी यानी कि जो कीट मकोड़े होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब इनके ऊपर की बात कर ले तो इन परजीवियों पर रहने वाले जो छोटे मोटे जो दीमक या फिर जो मकड़ी, ये सब आप देखते हैं, इनकी संख्या और अधिक होती है। ठीक है, तो वन का यानी कि वृक्ष का जो पिरामिड जब बनाते हैं हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड, तो वह पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बायोमास पिरामिड यानी कि जैव भार पिरामिड के बारे में। तो जैव भार पिरामिड में यही चीज़ उलट जाएगी, वहाँ पर हम भार को नापेंगे। अब जैसे वन पिरामिड को हमने अभी उल्टा देखा, तो वहाँ पर तो वन का भार ज़्यादा हो जाएगा ना, बताइए, क्योंकि पेड़ों का जो सकल मास है या सकल जैव भार है वह तो ज़्यादा होगा बजाय कि एक शेर के। तो वहाँ पर जो वृक्ष हैं वह जो है शीर्ष स्तर पर आ जाएंगे, यानी कि उनमें, या फिर शीर्ष स्तर तो नहीं कहेंगे, इसको निम्न स्तर कह लीजिए, तब आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्पादक है उसका वजन ज़्यादा है, इस कारण यह सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इन पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीवों का भार ज़्यादा होगा।
फिर इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले द्वितीय स्तर के मांसभक्षियों का भार ज़्यादा होगा, और फिर इन मांसभक्षियों पर निर्भर रहने वाले तृतीय स्तर के यानी कि शीर्ष मांसभक्षी का वजन कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुल पेड़ों का भार 1000 किलो है, भाई पेड़ से हल्के हिरण, गाय, खरगोश, बकरी ये सब होते हैं, तो इनका वजन हो जाएगा 100 किलो का। अब इन पर निर्भर मान लीजिए कि लोमड़ी हो गया या फिर ये मान लीजिए सियार हो गया, यह इन पर निर्भर रहते हैं, तो इनका वजन मान लीजिए 10 किलो हो गया। अब इन पर जो निर्भर रहते हैं, मान लीजिए शेर निर्भर रहा, तो शेर का वजन कितना हो गया, 1 किलो का शेर हो गया। तो कुल संख्या अगर गिन ले, शेरों की सारी संख्या मिला ले, तो शेरों का कुल वजन 1 किलो का हो गया इनकी तुलना में, और लोमड़ी का, सियार का वजन 10 किलो हो गया, और 100 किलो वजन हो गया बकरी, भेड़, खरगोश इन सब का, और पेड़ों का वजन जो हो गया वह हो गया 1000 किलो। यानी कि जो वनों का पिरामिड बनता है, स्थल पिरामिड जो बनेगा वह बनेगा, स्थलीय पारितंत्र का जो पिरामिड बनेगा वह बनेगा सीधा। और अब बात करें अगर जलीय पिरामिड के बारे में, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जलीय पिरामिड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनमें भार किसका ज़्यादा होगा, जो बड़ी मछलियाँ होंगी, जो शीर्ष मछलियाँ होंगी उनका भार ज़्यादा होगा, तो वह चली जाएंगी शीर्ष स्तर पर। ठीक है, बड़ी मछली चली जाएगी शीर्ष स्तर पर, बड़ी मछली। इसके बाद ठीक उल्टा बनता है यह पिरामिड, अब इसमें आपको बता दूं ताकि पिरामिड बना सकूं मैं। ठीक है, बड़ी मछली जो है उसका भार ज़्यादा होता है, इस कारण वह शीर्ष स्तर पर चली जाएगी। अब इससे कम वजन होता है शाकाहारी मछलियों का, और इनसे भी कम वजन होता है उत्पादकों का। ठीक है, हल्के फुल्के होते हैं, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है उनको। ठीक है, पाद प्लवक बोला जाता है छोटे पौधों को। तो उनका जो कुल सकल जैव भार है या जो टोटल बायोमास है वह कम होता है, इस कारण यह निम्न स्तर पर चले जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी शार्क, वेल, ये सब जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इनका वजन ज़्यादा होता है इनके कंपेरिजन में, यह जो है इस कारण उच्च स्तर पर चली जाती हैं। तो जलीय पारितंत्र में जो जैव भार का पिरामिड बनता है वह बनता है, क्या देखा हमने, उल्टा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए 10% ऊर्जा के स्थानांतरण के 10% का नियम किसने दिया था, तो ऊर्जा के स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था 1942 में। चलिए फिलहाल इस चैप्टर से जो हमारा पहला प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ए किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी सौर ऊर्जा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। पारिस्थितिकी निकाय में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वह होता है सौर ऊर्जा। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, और यही उनके ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, ए कार्बोहाइड्रेट, बी बायोमास, सी कार्बन, या डी सौर ऊर्जा। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम लोग ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ए जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बी जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, सी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, डी प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातीय सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में दक्ष हो जाती हैं। प्रजातियां जो हैं सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में दक्ष हो जाती हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको बताया गया शुरुआत में ही कि जो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे ऊर्जा जो है वह 10% के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी और आगे की तरफ। एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, यह दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न कि 10% नियम किससे संबंधित है। ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, बी ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना,
सी पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, डी पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, या ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 10% का नियम, जो लिंडेमान ने 1942 में दिया था। यह संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। देखिए, इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। अच्छा, बाकी की ऊर्जा चली कहाँ जाती है? गायब हो जाती? नहीं, बाकी की ऊर्जा वह श्वास के माध्यम से नष्ट कर देता है या श्वास लेने में खर्च कर देता है। ठीक है, तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है और इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में अपने शारीरिक भार या जैव भार के रूप में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, या डी बढ़ सकती है या घट सकती है। आसान प्रश्न है। ऊर्जा जो है यह घटती चली जाती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में आगे की तरफ बढ़ने पर। ठीक वही 10% ह्रास का नियम आपको पता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, सेम प्रश्न है, रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है ए शाकाहारी को, बी मांसाहारी को, सी सर्वाहारी को, या डी अपघटक को। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त है वह प्राप्त है सर्वाहारी को। ठीक है, देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जिसमें सर्वाहारी जो है उसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? बायोमास का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, यह पूछ रहे हैं। ए वन, बी तालाब, सी घास स्थल, या डी शुष्क स्थल। बहुत अच्छे से शुरुआत में डिटेल से आपको बताया गया। जो जीव भार का पिरामिड है वह तालाब में जो है उल्टा बनता है, स्थलीय पारितंत्र में सीधा बनता है। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र में यह तीनों आते हैं। ठीक, देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि तालाब, झील, समुद्र आदि में जीव भार का पिरामिड जो है वह उलट जाता है। इसी के साथ यह टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैव वानिकी या जैविक आवर्धन के बारे में। ठीक है, जैविक आवर्धन के बारे में कुछ बात करें उसके पहले अच्छा जान लेते हैं कि जैविक आवर्धन होता क्या है। लेकिन जैविक आवर्धन से पहले भी आपको यह जानना जरूरी है कि जैविक संचयन क्या होता है या बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जैविक संचयन की अगर बात करें तो मान लीजिए कि कोई क्या कहते हैं, कोई प्रदूषित पदार्थ है जिसका कि कोई भी पोषण स्तर पे उपस्थित जीव जो है वह उपापचयित या फिर उनको अपने आप में डाइजेस्ट या पचा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वह पदार्थ धीरे धीरे उस व्यक्ति या उस प्राणी या उस पोषण स्तर के जीव में संचित हो जाता है और इसी को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, सबसे पहले अगर थोड़ी सी और डिटेल में पहले जान लीजिए फिर बात करते हैं। देखिए,
जैसे कि डीडीटी होता है। एग्जाम्पल पहले आप समझ लीजिए, डिफिनीशन बाद में आराम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए डीडीटी आपने पढ़ा है कि इस कारण जो है वह मर रहे हैं, क्या नाम है, कि गिद्ध जो है वह काफ़ी भारी मात्रा में उनकी मृत्यु हो रही, जबकि हम डीडीटी जो दवा है वह गिद्ध को तो दे नहीं रहे हैं, हम उसे खिला रहे हैं, पशुओं को दे रहे हैं, चूहों को मारने में प्रयोग कर रहे हैं, आज विभिन्न जगहों पर उसका प्रयोग कर रहे हैं। जो छोटे जीव जिनसे हम परेशान हैं उनको मारने के लिए सामान्यतया प्रयोग कर रहे हैं। वैसे जहाँ तक मुझे याद है डीडीटी दवा जो है वो पशुओं के इलाज के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, अब डीडीटी दवा जो है वह पूरी तरीके से पशु उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है, और अंततोगत्वा यह डीडीटी की जो दवा है कुछ मात्रा में संचयित रह जाती है उस जीव के शरीर में। बाद में जब इसी जीव की मृत्यु हो जाती है और इस जीव का भक्षण जो है वह गिद्ध या बाज या कोई अन्य प्राणी करता है, तो उसके अंदर यह डीडीटी चला जाता है। और जब वह हमेशा देखिए वह शीर्ष मांसभक्षी स्तर के प्राणी होते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों को खाते खाते उनके अंदर डीडीटी की काफ़ी भारी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैविक संचयन की यह प्रक्रिया बढ़ करके जैविक आवर्धन में परिवर्तित हो जाती है, और अंततोगत्वा इसी डीडीटी की दवा के परिणाम स्वरूप उन बेचारे गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। न हमारी इच्छा उनको मारने की थी, न उनकी इच्छा मरने को थी। ठीक है, फिलहाल जैविक संचयन की अगर स्पष्टतया या फिर एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन है तो जैविक संचयन से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार प्रदूषक जो है वह खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। विशेषतया ऐसे प्रदूषक जो कि नॉन डिग्रेडेबल यानी कि अनिम्नीकृत प्रदूषक हैं, वह विभिन्न पोषण स्तरों से किस प्रकार गुजरते हैं। और इन अनिम्नीकृत प्रदूषकों से अभिप्राय हमको, या नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषकों से हम यह कहना चाहते हैं कि जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित या फिर उपपचयित या फिर उनके अंदर यह पाचन प्रक्रिया उनके अंदर इस पदार्थों की संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जैव संचयन में पर्यावरण में किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, या जैव आवर्धन में, देखिए जैव आवर्धन का अर्थ जो है उस प्रवृत्ति या उस आवृत्ति से लगाया जाता है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका कंसंट्रेशन या फिर उनका सांद्रण जो है वह बढ़ता चला जाता है। मतलब शुरुआत जैव संचयन से होती है, और जैसे जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे हमारा वही डीडीटी वाला एग्जाम्पल था कि वह पशु में एकत्रित हुआ। ठीक है, यहाँ पर जैव संचयन हुआ, उसके बाद यह आगे इसको गिद्ध ने खाया। गिद्ध के अंदर, पशु के अंदर यह डाइजेस्ट या उपापचयित नहीं हुआ, गिद्ध के अंदर भी यह उपापचयित नहीं हुआ, पशु की तो मृत्यु हो चुकी है। अब इस पशु को गिद्ध ने खाया, गिद्ध के अंदर यह चीज़ें चली गईं। ठीक है, अब गिद्ध ने दूसरे पशु को खाया, ठीक, कुछ मात्रा इसके अंदर आ गई है गिद्ध के अंदर। अब गिद्ध ने दूसरे पशु को खाया तो यहाँ से भी कुछ मात्रा और अधिक उसके अंदर बढ़ गई, तो यही प्रक्रिया कहलाई बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, फिलहाल अभी प्रश्न के माध्यम से और अच्छे से आपको यह चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। एक शब्द यहाँ पर और है जैव वानिकी का, कुछ खास नहीं है जैव वानिकी। देखिए यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हो, यानी कि मूल्यों की बात करती है जैव वानिकी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बायोनॉमिक्स बोला जाता है। चलिए, जैविक आवर्धन की अगर एग्जैक्ट डिफिनीशन देखनी है तो देखिए, प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को जैविक आवर्धन बोला जाता है। ठीक है, देखिए वही डीडीटी का एग्जाम्पल। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम होता है, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक हो जाता है। अब चूंकि घास स्थल पर तृतीयक उपभोक्ता जो है वह सर्प होता है, इस कारण सर्प में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में डीडीटी पाया जाता है। ठीक है, ये सामान्यतया जो है वसा वाले उत्तकों में जमा हो जाते हैं जीवों के। आइए
प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जैववानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दूसरा, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। तीसरा, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। कूट है ए केवल ए, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, तो जो सही आंसर है वह आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, जैववानिकी या बायोनॉमिक्स कहते हैं पारिस्थितिकी को। ठीक है, और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो कि मानव के तंत्रों को या मानवीय कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। ए टिड्डा, बी भेड़ होना चाहिए था, सी सांप या डी मवेशी। तो जाहिर सी बात है जो शीर्ष स्तर का उपभोक्ता होगा उसके अंदर सांद्रण या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पर शीर्ष स्तर का उपभोक्ता कौन सा है, तो शीर्ष स्तर का उपभोक्ता यहाँ पर है सर्प। ठीक है, तो सर्प के अंदर जो है यह ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय पर उससे अधिक, तृतीय पर सबसे अधिक होगा। चूँकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट और अगला टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र और जैविक अनुक्रमण। ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र से आप क्या समझते ज़रा बताइए। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन। अब सामान्य भाषा में अगर समझना हो तो पहले चलिए पिछले लेक्चरों में जब आपको बताया गया कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ नहीं, जब आपको बताया गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण और मिट्टी के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद इन पेड़ पौधों को शाकाहारी, फिर इन शाकाहारियों को इनके ऊपर के मांसाहारी, फिर इनके ऊपर के मांसाहारी उनका उपभोग करते हैं। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, डिकम्पोज़र इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और यह फिर से दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो पोषण चक्र जो है वह चक्रीय रूप से चलता रहता है। इसी को यहाँ पर एक नाम दे दिया गया जैव भू रासायनिक चक्र, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है गैसीय चक्र और दूसरा होता है अवसादी चक्र। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें हम लोग जैविक अनुक्रमण के बारे में या फिर किसके बारे में बताइए, जैविक अनुक्रमण या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यह होता क्या है बताइए। देखिए, सक्सेशन का अर्थ यहाँ पर सीधे सीधे आप पकड़ लीजिए और किसी को मत पकड़िए, या अनुक्रमण के अर्थ को समझिए, उसके बाद आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुक्रमण क्या होता है यह बता दीजिए। समय के साथ परिवर्तन को बोला जाता है अनुक्रमण। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, यानी कि पारिस्थितिकी में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को पारिस्थितिकीय अनुक्रमण बोल देंगे। एग्जैक्ट डिफिनीशन की बात करें तो वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, इसे ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। और ये जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों में होते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, इनको और अच्छे से समझिए। देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण 2 तरीके से होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, प्रश्न आते हैं यहाँ से। एक को प्राथमिक अनुक्रमण बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण उन जगहों पर होता है जहाँ पर पहले से किसी भी प्रकार की जैविक प्रक्रिया संचालित नहीं हो रही, यानी कि वहाँ पर मिट्टी तक नहीं है, वहाँ पर होता है प्राइमरी सक्सेशन या फिर प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, इस दौरान मिट्टी का निर्माण होता है, कुछ नए जीव वहाँ पर आते हैं, फिर उन जीवों की स्थापना होती है, फिर वे एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं और बाद में अंततोगत्वा लड़ाई झगड़ा करने के बाद एक निश्चित
स्थान पर या एक निश्चित अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसको बोला जाता है स्टेबलाइजेशन या फिर स्थिरीकरण बोला जाता है। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण के होने में अधिक समय लग जाता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी तक नहीं बनी है वहाँ पर, इस कारण पहले मिट्टी बनेगी, फिर न जीव आएंगे, फिर कहीं से जीव आएंगे, कहीं से बीज आएंगे, कहीं से कुछ तो कहीं से कुछ। ठीक है, तो प्राथमिक अनुक्रमण समय लेता है। जबकि अगर बात करें द्वितीयक अनुक्रमण की, तो इसमें प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मिट्टी मौजूद होती है या मृदा मौजूद होती है, और इस मृदा में पहले से ही पोषक तत्व भी साथ साथ उपस्थित होते हैं। हालांकि ये पोषक तत्व जो है वह प्रसुप्त अवस्था या फिर निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जब अनुक्रमण की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, तब यह सक्रिय अवस्था में आते हैं और आगे चल करके जल्द से जल्द, यानी कि जल्द से जल्द कहने का मतलब प्राथमिक अनुक्रमण से जल्द ही यहाँ पर जीवन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, क्लीमेट्स ने देखिए 1916 में इस पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में एक प्रक्रिया बताई थी, जिसके बारे में यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली अवस्था है न्यूडेशन यानी कि नग्नीकरण की। यह प्राइमरी की बात की गई। ठीक है, प्राइमरी से शुरुआत करते हुए यह अंतिम अवस्था पर गए हैं। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत के साथ, प्राथमिक अनुक्रमण से शुरुआत करते हुए अंतिम स्थान तक गए हैं। ठीक, तो प्राथमिक अवस्था होती है नग्नीकरण की या फिर न्यूडेशन की। इसमें यह वही अवस्था है कि वहाँ पर मिट्टी तक नहीं है और किसी भी प्रकार का वहाँ पर जीवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आने वाला जो सबसे पहले समुदाय होगा, सबसे पहले जो समूह होगा, उसको कहा जाता है अग्रगामी समूह, यानी कि बहुत पहले आ गया, अग्रगामी समूह बोला जाता है, या फिर पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है। इन अग्रगामी समूहों के बाद जो है अनुक्रमिक समुदाय आता है, जिसको बोला जाता है ट्रांजिशनल कम्युनिटी, और इनके बाद जो समुदाय आता है उसको बोला जाता है चरमोत्कर्ष समुदाय, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यह सारी प्रक्रिया प्राइमरी सक्सेशन में चलती हैं। ठीक है, फिर नग्नीकरण के बाद कौन सी अवस्था आती है? नग्नीकरण के बाद अवस्था आती है प्रवास या फिर माइग्रेशन की, जिसके माध्यम से यहाँ पर कई प्रकार के प्रजनक आते हैं और अनेकों जातियाँ यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वह होती है आस्थापना की। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आसपास के क्षेत्रों से, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से इसमें विभिन्न प्रकार के फल, बीज आदि की अनेक जातियाँ इस स्थान पर आती हैं और अंकुरित होना शुरू होती हैं। फिर जीव आ गए, बीज, फल, पौधे आ गए। अब क्या होगा? अब जो है जीवन के लिए शुरुआत होगी प्रतिस्पर्धा की, जिसको बोला जाता है स्पर्धा या फिर प्रतिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर एक गायब कर दिया इन्होंने। ठीक है, स्पर्धा या स्पर्धा होती है एक, जिसके माध्यम से विकसित जो पौधे होते हैं वह दूसरों पौधों से अधिक विकसित होने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरुआत कर देते हैं। अब चूँकि इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है, तो अब इसके बदले में किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन जरूर होगा। तो जैविक तथा अजैविक घटकों में इसके साथ ही रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, एक पादप जाति दूसरी पादप जाति का, एक पेड़ दूसरे पेड़ का स्थान लेने लगता है, एक जीव दूसरे जीव का स्थान लेने लगता है। अंततोगत्वा जब इस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया या रिएक्शन के चरण से आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब बातचीत हो जाती है, समझौता हो जाता है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, तब वह अवस्था आती है स्थिरीकरण की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सभी जीव सकुशल और आराम से रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यह बातें हो गई इधर उधर की, जो कि ज़रूरी थी होना। आइए बात कर लेते हैं अब हम लोग प्रश्नों के माध्यम से। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है जो वह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूवैज्ञानिक चक्र, या फिर डी भू रासायनिक चक्र। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए सेम वही चीज़ है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ए कीटों एवं कवकों के कारण,
बी सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, सी जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण घास स्थलों में भी जो है घास वृक्षों को घास जो है वह प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए, अरे वृक्ष जो है वह घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। देखिए, घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पहले ही अवशोषित कर लेते हैं, और आग लगने आदि के कारण घास स्थलों की भूमि भी जो है वह पथरीली और बंजर हो जाती है। इस कारण वहाँ पर जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कि कायदे से होना चाहिए था कि वहाँ पर अब घास के बाद वृक्ष आ जाने चाहिए थे और फिर वृक्ष जो है वह धीरे धीरे घासों को प्रतिस्थापित कर देते, लेकिन यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि घास जो है पहले से ही भारी मात्रा में जल अवशोषित कर लेते हैं वृक्षों तक पहुंचने से पहले ही, और साथ ही साथ वहाँ की भूमि भी जो है वह उसके अनुकूल नहीं रहती, पथरीली और बंजर हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि बीच बीच में आग आदि की घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम है? ए नगनीकरण, प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, बी प्रवास, नगनीकरण, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, सी आस्थापना, प्रवास, नगरीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, डी स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नगनीकरण, प्रवास, आस्थापना। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नगनीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापना, फिर प्रतिक्रिया और फिर स्थिरीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम है पहले न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर आस्थापना, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ए एल्टन के द्वारा, बी बेनेट द्वारा, सी बर्कले द्वारा, या डी रिटजेल द्वारा। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया था। इन्होंने यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा रहा है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। ए पारिस्थितिकी अनुक्रम, बी शियर, सी समुदाय गतिकी, या डी जैव भार पिरामिड। देखिए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो किसी एक ही जगह पर बदलता है वह कहलाता है शियर। ठीक है, यहाँ देखिए, समुदायों का पूर्णक्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर या फिर शेयर कहा जाता है। ठीक है, वो शेयर वो वाला शेयर नहीं। ठीक है, इसको सामान्यतः पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का नियम भी कहा जाता है। जैसे कि कहीं किसी वन में अगर चूहे हैं तो चूहों को अचानक से परिवर्तित करके चूहों का उत्तराधिकार बड़े चूहों ने ले लिया या छोटे चूहों ने ले लिया। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा, एकदम नॉन टेक्निकल रूप से समझिएगा, उसको कहा जाएगा उस स्थान पर शियर की घटना हुई। जैसे डायनासोर का स्थान अभी कहा जाता है छिपकली ने ले लिया है, पहले बहुत बड़ा था अब बहुत छोटा हो गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यह है पारिस्थितिकी आंदोलनों से संबंधित। डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं और प्रश्नों के माध्यम से बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ए एपिको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी उक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा था चिपको आंदोलन का। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन संबंधित था ए पादप संरक्षण से, बी बाघ परियोजना से, सी घड़ियाल परियोजना से, या डी पादप परियोजना से। देखिए, चिपको आंदोलन ना पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, इसमें वनों की कटाई रोकने के लिए 26 मार्च, डेट भी याद रखिएगा, 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं जो हैं वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई थी और उन्होंने
पेड़ों को काटने नहीं दिया था। ठीक है, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर जरा सी बात एपिको आंदोलन के बारे में कर लें तो यह दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। ठीक है, वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह जो है एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट और अगले चैप्टर या अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। यह है पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे कहते हैं? देखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सिंपल और आसान भाषा में समझिए तो आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं सभी वस्तुओं का, और उसके बाद इन उपयोगों के परिणाम स्वरूप आप जिस मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उसको ही कहा जाता है, या उत्सर्जन का मापन जो है वह कार्बन फुटप्रिंट के माध्यम से किया जाता है या पारिस्थितिकी पदछाप के माध्यम से किया जाता है। जितना अधिक आपको कार्बन के उत्सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी उतना बड़ा ये पैर होता जाएगा, जितनी कम मात्रा में आप कार्बन का उत्सर्जन करके अपना काम चला लेंगे यह पैर उतना छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफिनीशन भी जान लेते हैं इसकी क्या होती है कि नहीं? यहीं पर दिया है, यहीं से देख लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। यहाँ अगर आप इस पैर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर बिजली भी है, पानी भी है, गाड़ी भी है और सीवेज सिस्टम भी है। घर भी होगा, बंगला भी होगा, सब कुछ होगा इसमें। यानी कि आपके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है पारिस्थितिकी घटकों की, उनको मिला करके पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। और इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन भी किया जाता है। यदि कोई अविवेकशील जीवन शैली का उपयोग कर रहा है और अधिक मात्रा में पारिस्थितिकी घटकों जैसे कि जल, ऊर्जा आदि का आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहा है तो पदछाप या उसके फुटप्रिंट की आकार जो है वह बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ चलने से पहले थोड़ी सी इन पारिस्थितिकी सेवाओं को भी देखते चलते हैं। देखिए, होती क्या है ये पारिस्थितिकी सेवाएं या किस प्रकार से यह हमारे काम आती हैं? देखिए, सबसे पहले पारिस्थितिकी सेवाओं के अंतर्गत आती हैं व्यवस्थाएं जो कि होती हैं खाद्यान्न, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न और जल का उत्पादन होता है। उसके बाद पारितंत्र क्या करता है? नियंत्रण का कार्य भी करता है, जलवायु और रोगों के नियंत्रण का। फिर पारितंत्र हमको कुछ समर्थन सेवाएं प्रदान करता है जिसके माध्यम से यह पोषण चक्र और फसल के परागण को संपन्न करता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह हमको कुछ सांस्कृतिक सेवाएं प्रदान करता है जिसमें शामिल होती हैं आध्यात्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजक सेवाएं। और सबसे अंत में पारिस्थितिकी तंत्र हमको कुछ प्रिजर्विंग सर्विसेज भी प्रदान करता है या संरक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है जिसमें विविध प्रकार के अनुरक्षण शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए, इसी को मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट भी बोला जाता है। फिलहाल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 ने मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को इन 5 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पूरे चैप्टर के बारे में। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है ए भूमंडलीय हेक्टेयर, बी नैनोमीटर, सी हार्पस क्यूबिक फीट, डी क्यूबिक टन। तो पारिस्थितिकी पदछाप या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए जीवजात, बी पारिस्थितिकी पदछाप, सी जीवोम या फिर डी निकेत। क्या कहेंगे बताइए? उसको कहेंगे पारिस्थितिकी पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए जो न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोला जाता है। इसके अंतर्गत उसके लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक जल, आवश्यक भोजन,
आवश्यक गाड़ी, आवश्यक बंगला आदि चीज़ें आ जाती हैं, और जितना ज़्यादा वह कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित करेगा उतना बड़ा उसका पैर होता जाएगा। मतलब जितना अत्यधिक दोहन करेगा पारिस्थितिकी घटकों का उतना अधिक वह पैर होता चला जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदचाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। बी, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। सी, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने के लिए किए गए प्रयास। या डी, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पदचिह्न। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन उत्सर्जन के मापन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को मापा जाता है कार्बन के सामाजिक मूल्य पद के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, प्रदत्त वर्ष में या दिए गए वर्ष में 1 टन उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति या जो कि आर्थिक मूल्य के रूप में होती है उसको बोला जाता है कार्बन का सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को निम्नलिखित प्रमुख वर्ग पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? ए, खाद्यान्न और जल का उत्पादन। बी, जलवायु और रोग का नियंत्रण। सी, पोषण चक्रण और फसल परागण। या डी, विविधता अनुरक्षण। तो आपको पहले ही सारी चीज़ें बताई गई हैं, बताइए ज़रा। तो समर्थन सेवाएं कौन कौन सी हैं? समर्थन सेवाएं हैं पोषण चक्रण और फसल परागण। वहीं अगर बात करें व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत तो इसमें खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन आता है। फिर नियंत्रण सेवाओं की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जलवायु और रोगों का नियंत्रण आता है। समर्थन सेवाओं में पोषण चक्रण और फसल परागण आता है। सांस्कृतिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं आध्यात्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजन सेवाएं। और विविधता संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत आती हैं विविधता अनुरक्षण। ठीक है, फिलहाल आइए अंतिम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एक छोटा सा यहाँ पर ग्राफ बना है, इसको समझते हुए देखिए यहाँ पर इकोटोन को समझाया गया है क्या होता है। तो देखिए, दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के स्थान को, मतलब जहाँ पर दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं उस स्थान को बोला जाता है इकोटोन। यहाँ पर दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्रों की जलवायु पाई जाती है, दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित होने वाले जीव पाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ विशेष जीव भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आइए बाकी चीज़ों को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ए, बबूल। बी, यूकेलिप्टस। सी, नीम। या डी, पीपल। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी मित्र नहीं, पारिस्थितिकी शत्रु बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक जल ग्रहण करता है। ठीक है, जहाँ पर इसको लगा दिया जाता है वहाँ से यह पूरा का पूरा जल जो है वह शोषित करता रहता है और बढ़ता रहता है। इस कारण इसको पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा जाता है, या यह जो है वह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी यह पेड़ लगाया जाएगा वहाँ की मिट्टी का जलस्तर जो है वह काफ़ी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो डायरेक्ट आंसर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं।
इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस को जो है पारिस्थितिकी मित्र या नहीं माना जाता या पर्यावरणीय संकट माना जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है ए तालाब एवं दलदल, बी झरना एवं नदी, सी तालाब एवं नदी या डी उपर्युक्त सभी। देखिए, स्थिर जल के जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वह लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, तो तालाब एवं दलदल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो झरना और नदी के अंतर्गत जो आवास आते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको लोटिक आवास बोला जाता है, लोटिक। ठीक, जो बहते जल के अंतर्गत जो भी आवास होते हैं उनको बोला जाता है लोटिक आवास, और स्थिर जल के अंतर्गत जो आवास आते हैं उनको लैंटिक आवास बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है ए इकोटाइप, बी इकेट, सी इकोस्फेयर या डी इकोटोन। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति या जो संक्रमण का क्षेत्र होता है इसको संक्रमिका या फिर इकोटोन बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल घास स्थल और वन स्थल जहाँ पर मिल रहे हों उनको जल स्थल या फिर नदी स्थल, या फिर यूँ कह लीजिए तो जल स्थल जल और स्थल मंडल जहाँ पर मिल रहे हों उस क्षेत्र को इनको बोला जाता है संक्रमिका या फिर इकोटोन। ठीक है, या संक्रांति का क्षेत्र। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एक ही इकोटोन जो है वह दो समुदायों के बीच की एक स्पष्ट रेखा के साथ तीव्र वनस्पति संक्रमण का क्षेत्र हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सूचक हो सकता है। ठीक है, पर्यावरण संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचक या इस पारितंत्र या उस पारितंत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में हो सकता है। यह कभी कभी छोटे क्षेत्रों में तक हो सकता है, तो कभी कभी दूर तक आप देखेंगे नदी के साथ जंगल लगे रहते हैं। ठीक है, यानी जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र आपस में मिले रहते हैं। ठीक है, यह आपको कई जगहों पर मिल जाएगा, जैसे कि नदी तट के किनारे के घास का मैदान जहाँ पर्वत और घाटी आपस में मिलती हो, जो जंगलों का अंतिम बिंदु है जहाँ पर एस्चुरी समुद्र से मिलती हो। ठीक है, तो इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र होते हैं इकोटोन वाले, इनकी अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। अगर उनके बारे में जानना है तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही संसाधनों यानी कि स्थलीय और जहाँ पर मान लीजिए कि वन स्थल और घास स्थल मिल रहे हैं जहाँ पर जिन पारितंत्रों में, तो वहाँ पर वन के भी और स्थल पारितंत्र दोनों की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ विशिष्ट जीव भी मिलते हैं जो कि इन दोनों पारितंत्रों में नहीं होते हैं। ठीक है, और या फिर जो दोनों पारितंत्र के जीव होते हैं वह भी यहाँ पर भारी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आइए चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ और प्रश्नों के माध्यम से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है। दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमण के क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, बस इतना है। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी महासागर या डी वन। पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया है कि सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह महासागरों का पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, डायरेक्ट आंसर करते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए महासागर झील घास स्थल मैंग्रोव, बी मैंग्रोव महासागर घास स्थल झील, सी मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर, डी महासागर मैंग्रोव झील घास स्थल। मैंग्रोव देखिए यह एक इकोटोन का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है वह मैंग्रोव क्षेत्र की होती है, उसके बाद घास स्थल, फिर झील और सबसे अंत में या सबसे निम्न उत्पादकता होती है दिए गए विकल्पों में महासागर की। देखिए, अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ए ईपी ओडम ने, बी सी रौनकियर ने,
CFE क्लीमेट्स ने या फिर D अर्निज नेस ने? तो सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्निज नेस ने। अभी आगे प्रश्न आएगा इसके बारे में, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे गहन पारिस्थितिकी क्या होती है। 1973 में अर्जिन नेस ने इसके बारे में या इस शब्द की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी नीचे या नीचे या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ए ग्रीनले ने, बी डार्विन ने, सी E.P. ओडम या फिर डी C.C. पार्क ने? तो देखिए पारिस्थितिकी नीचे क्या होता है पहले इसको जान लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए दो तरह की संकल्पनाएं होती हैं, एक होता है आवास और दूसरा होता है निकेत या नीके बोला जाता है, ठीक है। आवास वह स्थान होता है जहाँ पर सामान्यतया जीव जो है वह रहते हैं, उसे बोला जाता है आवास। यह भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, ठीक है। और यह संपूर्ण जैविक समुदाय के अध्यावासन क्षेत्र को इंगित करता है या बताता है। आवास की अपनी विशेष पर्यावरणीय स्थितियाँ होती हैं। यहाँ पर रहने वाले पौधे और प्राणियों को यह स्थितियाँ जो है वह प्रभावित भी करती हैं, और यह जो है कुछ विशिष्ट लक्षण भी दर्शाते हैं। जैसे कि आप सामान्यतया अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों की बोली भाषा कुछ अलग, बिहार के लोगों की बोली भाषा में कुछ अलग परिवर्तन, माने कुछ न कुछ विशेष लक्षण अवश्य रहता है। वहीं अगर बात करें निकेत की, तो निकेत क्या होता है? देखिए निकेत के अंतर्गत उन समस्त कारकों को शामिल किया जाता है जो कि उस जीव के जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की आवश्यकता को पूरी करें, ठीक है। सामान्यतः ऐसे समझिए कि एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन भौतिक, जैविक और रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है वह उसको उसका निकेत प्रदान करता है। यानी कि आपका जैसे कि घर ले लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ और जानते चलिए कि प्रत्येक जाति का अपना अलग और विशिष्ट निकेत होता है, और कोई भी दो जातियां जो है वह एक साथ एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी जाति या प्रजाति को संरक्षित रखना है तो आपको उसके आवास के बारे में जानना जरूरी है कि उसके निकेत के बारे में। आपको उस जीव के निकेत के बारे में जानना आवश्यक है। फिलहाल यहाँ पर आइए प्रश्न पर। तो पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी नीचे या नीचे शब्द की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था E.P. ओडम ने, नहीं ग्रीनले ने। E.P. ओडम नहीं, ग्रीनले ने पारिस्थितिकी नीचे शब्द की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। देखिए पारिस्थितिकी नीचे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास या फिर माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची पढ़िए। एक तरफ पारिस्थितिकी नियम है और दूसरी तरफ उन कानूनों के पारित होने वाले वर्ष हैं। इनको आपको सुमेलित करना है। अभी पूरा का पूरा चैप्टर ही एक इनके बारे में है, वहाँ पर और डिटेल से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ए वन्यजीव संरक्षण 1986, बी पर्यावरण संरक्षण, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता 2013, बी पर्यावरण संरक्षण 2013, सी जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता 1972, डी वन संरक्षण 1988। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? ए 3, 1, 2, 4, बी 4, 2, 3, 1, सी 1, 4, 2, 3 या डी 2, 3, 4, 1। चलिए इनमें से कुछ भी सही तरीके से सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। अलग अलग मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। दिया गया जो कूट है ना वो पूरी तरीके से गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। वन्यजीव संरक्षण कानून जो है यह 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट और अगली पेन ले लेते हैं हम लोग अपनी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था वर्ष 1986 में, ठीक है। अब इसके बाद जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों का जो नियम है यह लागू किया गया था 2006 में, जबकि यहाँ पर दिया है 2013, गलत, ठीक है। और वन संरक्षण कानून आया था 1980 में, जबकि यहाँ पर क्या दिया है 1988, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ें गलत दी हुई हैं।
देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में लागू किया गया। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दिसंबर 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू किया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रणाली को दर्शाती है? ए एकोक्लाइन, बी हेलोक्लाइन, सी पिक्नोक्लाइन या डी थर्मोक्लाइन। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को देखने के लिए आपको पिक्नोक्लाइन जानना होगा उसका। ठीक है, देखिए, पिक्नोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता को प्रदर्शित करती है। तो थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह या अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पहला, अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर। दूसरा, पोषकों को सतह पर लाकर। तीसरा, अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। उत्प्रवाह होता क्या है? अच्छा, देखिए, समुद्री उत्प्रवाह जैसे मान लीजिए सामान्यतः ऊपर का पानी, जो ऊपर का छिछला पानी है आगे बढ़ता है, नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, बस इसी को सामान्यतः आप समझिए समुद्री उत्प्रवाह। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी है केवल 3। बताइए कौन सा विकल्प सही है? जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। पोषकों को सतह पर ला करके यह समुद्री उत्पादकता या पारितंत्र की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, समुद्री उत्प्रवाह मैंने बताया ना कि ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके माध्यम से पोषकों को सतह पर लाया जाता है, जिस कारण समुद्र की उत्पादकता जो है वह बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही। ठीक है, नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपके सामने विकल्प है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, 2 के दोनों ही कथन गलत हैं। सबसे पहले इको सेंसिटिव जोन देखिए, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया या इसके अधीन घोषित किया गया एक अधिनियम या फिर एक क्षेत्र है। अधिनियम नहीं, एक क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी चीज़ होता क्या है, यह इको सेंसिटिव क्षेत्र देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए या जो वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, इनके आसपास मान लीजिए ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके 10 किलोमीटर का रेंज ले लिया जाएगा, 10 किलोमीटर की परिधि ले ली जाएगी, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाएगा। इसमें कुछ मानवीय क्रियाओं को छोड़ करके, जैसे कि कृषि को छोड़ करके सभी भी प्रकार कोई भी, देखिए 10 किलोमीटर का, ये 1 सेकंड रुके, थोड़ा वेट कीजिए। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? इको सेंसिटिव जोन के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यह हमारा मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, इसके 10 किलोमीटर की परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। दरअसल चाय आके रखी थी, कब से सोच रहा था पी लूँ, इस चक्कर में चाय भी ठंडी होती जा रही थी, कंप्लीट भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग बट गया। फिलहाल आइए, तो 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को बोला जाता है इको सेंसिटिव जोन, जिसमें कृषि को छोड़ करके किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाओं को लेकर के निषेध नहीं लगाया गया है, बल्कि कुछ को विनियमित कर दिया गया या रेगुलेट कर दिया गया है। ठीक है,
तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन घोषित किया गया है। कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित यानी कि रेगुलेट किया गया, जैसे कि कोई प्लांट लगाना हुआ, कुछ लगाना हुआ, इनके संदर्भ में। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरे डिस्कशन का और इस पूरे चैप्टर का पूछा जा रहा है, कथन और कारण के रूप में प्रश्न है, ठीक है। जिसमें कथन ए है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण आर बताया जा रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए कूट्स के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही किंतु आर गलत है, या डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, तो जो सही आंसर है उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अब तक आपने इतना पढ़ लिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए गलत है। पारिस्थितिकी के जो सभी अवयव हैं वह एक दूसरे पर निर्भर हैं और मानवीय क्रियाओं से तो वातावरण प्रभावित होता ही होता है। तो चलिए, इसी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। तो चलिए, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।